नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारा देश G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इसी में जगह जगह देश के अंदर इसको लेकर के मीटिंग हुई है। और अब ये मोदी सरकार ने तय किया कि जब यहां पर 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटेंगे और अगले एक साल के लिए एक खाका तैयार करेंगे कि देश में ये 20 जो देश मिलकर के आतंकवाद, भ्रष्टाचार और जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर मिलकर के कैसे एकजुट होकर काम करेंगे। मोदी सरकार ने यह तय किया कि ये जो मीटिंग है ये बजाय दिल्ली के भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे पर हो। और इसको लेकर के हमने देखा, ये जो हमने देखा G20 सम्मेलन जो हुआ, इसकी कोई बैठक असम में हुई, तो कोई बैठक हमने देखा मध्य प्रदेश में हुई, तो कोई मुंबई में हुई। और ये पहली बार हुआ कि जो अनेक देशों के लोग भारत में आए उनको पूरे भारत का दर्शन कराया गया। इसी बीच चीन और पाकिस्तान इस बात से बिलबिला गए कि G20 समिट पर जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां आने वाले हैं तो भारत उनके साथ जो बैठक होने वाली है उसको अरुणाचल प्रदेश और श्रीनगर में भी कराने जा रहा है, यानी जम्मू कश्मीर में। इसको लेकर जहां एक तरफ चीन ने ऑब्जेक्शन जताया, वहीं पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर के खबर चलने लगी कि भारत इसको कश्मीर में कैसे करा सकता है। इस पर आपको बता दें, मोदी जी ने पीटीआई को इंटरव्यू दिया और पीटीआई को दिए इंटरव्यू के माध्यम से चीन और पाकिस्तान को करारा संदेश दिया है। एक तरह से मुंहतोड़ जवाब देते हुए कह दिया, और यह सत्य भी है, कि अरुणाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर वो भारत का है और भारत का अभिन्न अंग है। हमारी मर्जी, हम जहां बैठक करें, आप कौन होते हो हमें रोकने वाले। और जहां तक बात रही कि सम्मेलन में आपके ऑब्जेक्शन की, तो आप देखिए हमारा भारत है, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब वो भारत नहीं रहा है। मोदी जी ने कहा कि एक समय में भारत को यह कहकर के अपमानित किया जाता था कि ये जो भारत है ये तो 1 अरब भूखे पेट सोने वाले लोगों का भारत है, इस तरह से कहते थे। लेकिन आज की डेट में दुनिया को जानना चाहिए, और दुनिया जान रही है कि आज की डेट में जो आज भारत है वो 2 अरब कुशल हाथों वाला भारत है। मोदी जी जब ये कह रहे हैं कि 2 अरब कुशल हाथ, यानी अब आत्मनिर्भर भारत है। आज भारत का युवा अपना यूनिकॉर्न खड़ा कर रहा है, अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा कर रहा है, और इसके कारण से पूरे भारत में गांव गांव में लघु उद्योग लग रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के इसी कारण से आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि अब यह बदला हुआ भारत है। ये जो चीन या पाकिस्तान हमको आज के 20 साल पहले वाला भारत सोचने की गलती कर रहे हैं, वो ना करें। मोदी जी ने जहां एक तरफ चीन और पाकिस्तान को आईना दिखा दिया पीटीआई के इंटरव्यू में, वहीं उन्होंने इस देश के राजनीतिक दल और भ्रष्टाचारियों को भी ये कह दिया कि हमारी जो सरकार की प्राथमिकता है, जिसके कारण आज जो भारत की स्थिति बनी है, वो है भ्रष्टाचार पर लगाम। हमने कानून सख्त किए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, और अभी ये अभियान रुकेगा नहीं और आगे अधिक इस पर प्रहार होगा। यानी मोदी जी ने पीटीआई के इंटरव्यू में एक बात साफ कर दी कि जो अभी विपक्षी दल के नेता बिलबिलाए हुए हैं, रोज उनके जितने भाषण देख लीजिए, ईडी सीबीआई बस यही रट रहे हैं कि साहब ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जितने नेता हैं। और उसका कारण है कि ये चाहे आम आदमी पार्टी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो जेडीयू हो या आरजेडी हो, ये जितने दल हैं, ये सब जो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया उसको पकड़ करके एक तो भ्रष्टाचार का पैसा रिकवर किया जा रहा है, दूसरी तरफ उनको पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। तो खलबली मची हुई है। लेकिन मोदी जी ने इस इंटरव्यू में बिल्कुल साफ कर दिया। और हां, ये भी आपको बता दूं, ये विपक्षी पार्टी के नेता और रवीश कुमार जैसे गोदी मीडिया जो आज INDIA गठबंधन के प्रवक्ता बन गए हैं, बड़ाई करते हैं कि आप मीटिंग में क्या हुआ, कैसा बोला, वो समझ लें। और कहते हैं मोदी जी इंटरव्यू नहीं देते। मोदी जी इंटरव्यू नहीं देते। INDIA गठबंधन के जो नेता हैं, क्या राहुल गांधी कभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं? कभी अरविंद केजरीवाल प्रश्नों के उत्तर देते हैं? बात रखते हैं और चले जाते हैं।
तो मोदी जी ने भी पीटीआई को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इस देश के राजनीतिक दलों को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि आज का भारत बदलता हुआ भारत है, जो 2047 तक का विजन क्लियर रखता है कि 2047 तक हमारे देश की आजादी को जब 100वां साल बन रहा होगा, हमारा देश विकसित देश बन चुका होगा। और यह विजन कैसे पूरा होगा, उसके दो मुख्य बिंदु मोदी जी ने बता दिए। एक है आतंकवाद का खात्मा, बिल्कुल जीरो। तो आज आप देख रहे हैं आतंकवाद खत्म है, लेकिन आतंकवादियों के मददगार अलग अलग रूप भेष बदलकर भारत के अलग अलग कोनों में बैठे हुए हैं। कोई पत्रकार है, वो किसी तरह से आतंकवादियों की मदद कर रहा है, चीन या पाकिस्तान की। कोई राजनीतिक दल का तमगा पहने हुए है, यानी उसने भेष बदला हुआ है, ऊपर से देखने में लगेगा ये तो राजनीतिक दल का नेता है, लेकिन वो अंदर से चीन या पाकिस्तान की भाषा बोलता है, उनके पैसों पर पल रहा है। ये जो आतंकवाद है, इस तरह का छद्म आतंकवाद, ये अभी भारत में चल रहा है और भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो जो बंदूक लेकर के पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आते थे, वो तो एक या दो आदमी को मारने का काम करते हैं, लेकिन हमने देखा पिछले दिनों कुछ दुर्घटनाएं हुई भारत के अंदर, रेल दुर्घटना हुई उड़ीसा की और बाकी कुछ घटना हुई, वो भी उसी आतंकवाद के एक पहलू का हिस्सा समझ में आ रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता से उन लोगों के माध्यम से कहीं पीछे से फंडिंग कराकर ये घटनाएं कराई गई। तो वो जो आतंकवादी छद्म भेष में बैठे हुए हैं, उन पर प्रहार अभी बाकी बचा है। मोदी सरकार लगी हुई है और एनआईए आप देख रहे हैं रोज कार्रवाई करती है, रोज कहीं नौकरी करता हुआ कोई व्यक्ति पकड़ा जा रहा है, कोई कॉलेज में प्रोफेसर था वो पकड़ा जा रहा है, कोई पत्रकार के भेष में चीन की भाषा बोल रहा था वो पकड़ा जा रहा है। ये प्रहार हो रहा है। तो मोदी जी ने एक तरफ क्लियर कर दिया कि देश के लिए फेक न्यूज बहुत समस्या है और अब अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस फेक न्यूज पर भी एक कड़ा प्रहार होने जा रहा है। और मैं तो इसको कहता हूं कि बेशक शीतकालीन सत्र के बजाय हो सकता है, क्योंकि मोदी जी जब कोई बात बोलते हैं ना मीडिया में या किसी भाषण में, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, यानी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, उसके पहले मोदी जी हिंट जरूर देते हैं। मुझे ये दिख रहा है कि जो ये संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, एक तो इसके बारे में भी मुझे बताना ही था कि मतलब आप समझ लीजिए इसमें एक चीज जो सामने आ रही है कि वो इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जा सकता है। दूसरा, जो इस पर चर्चा चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन, वो ड्राफ्ट रखा जा सकता है। पास नहीं होगा, पास होने में उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है शीतकालीन सत्र में वो पास हो, लेकिन फिलहाल उसकी ड्राफ्ट रखा जा सकता है, अभी उसके पास होने में समय है। अब इसमें इसके अलावा बात चल रही थी महिला आरक्षण की, वो भी रखा जा सकता है। लेकिन मोदी जी ने जो बोला है फेक न्यूज को लेकर, उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से फेक न्यूज देश में फैलाई जाती है, फर्जी न्यूज से अराजकता फैलती है और समाचार स्रोतों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचता है। इसका इस्तेमाल सामाजिक अशांति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये मोदी जी ने पीटीआई के अपने इंटरव्यू में कहा है। तो अब आप समझ लें, जो फेक न्यूज फैलाते हैं, ये कटिंग करके वीडियो को अपने तरीके से काट छांट करके जुबेर टाइप के लोग जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, एक विशेष वर्ग को सपोर्ट करना, फिर अपने तरीके से मैनिपुलेट करना खबर को, इस तरह के चीजों पर अब आप समझ लीजिए जब मोदी जी ने हिंट दिया है तो हो सकता है कि इसको लेकर भी ये बिल जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है इसमें आ जाए। फेक न्यूज पर कड़ी कार्रवाई, उसके लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। दूसरी, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो भ्रष्टाचार है इस पर सरकार काम करेगी, कड़े कानून बनाए गए हैं और इस पर और प्रहार करने की आवश्यकता है। तो अगले आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि और कड़ा प्रहार इस भ्रष्टाचार पर हो सकता है। कई बड़े चेहरे आपको जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। आपने अभी हाल ही में देखा कि जेट एयरवेज के जो मालिक थे उनको जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस के टाइम में जिस तरह से करोड़ों रुपया उनको बैंकों से लोन लिया उन्होंने, और उसमें सरकारी बैंकों के अलावा प्राइवेट बैंक भी थे, ज्यादातर सरकारी बैंकों से लोन लिया और वो उस बैंक के पैसे को गबन कर गए। अब मोदी सरकार है कि वो रिकवरी ईडी कर रही है और उसके कारण से जब पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो जेल में भी डाल दिया गया है। तो जो कांग्रेस अभी तक विजय माल्या कर रही थी, विजय माल्या के बारे में आपको बता रहा हूं कि उसके बारे में एक खबर आती है कि टोटल लगभग 6,000 करोड़ रुपया बैंकों का लेकर विजय माल्या यहां से भागा, लेकिन अभी तक 14,000 करोड़
लेके भागा 5 से 6 हजार करोड़। अब तक लगभग 14,000 करोड़ रुपए की संपत्ति विजय माल्या की सरकार जब्त कर चुकी है। वो अभी हाथ जोड़ रहा है, विदेश की जेल में है कि भाई मेरा ज्यादा पैसा रिलीज कर दो, मैं आकर सरेंडर करने को तैयार हूं। अब वो सरेंडर होगा, कब होगा, क्या होगा, लेकिन मोदी सरकार ने स्पष्ट बता दिया। कांग्रेस के टाइम में ये लोन दिए गए थे और वो लोग विदेश में भगा दिए गए थे, लंबी लिस्ट है, लेकिन मोदी जी एक एक पैसा वसूल रहे हैं। इस पर प्रहार अभी और होना है। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने यह भी दावा कर दिया, और इस इंटरव्यू के अलावा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसको बोल चुके हैं कि G20 जो देश हैं उनसे हमारा आग्रह है कि जो स्थायी सदस्यता लिए हुए देश हैं, भारत भी अब स्थायी सदस्यता की दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। और इसको लेकर उन्होंने कह दिया UNSC में भारत की स्थायी दावेदारी प्रबल रूप से बनती है, और 5 इसमें अभी तक स्थायी सदस्य हैं। हम जब भी उसमें दावेदारी करते हैं, आपने देखा कि उसमें चीन अड़ंगा अटकाता है, लेकिन आज के टाइम में जो बदला हुआ हालात है उसको देखते हुए लग रहा है कि अब भारत उसमें स्थायी सदस्य बन सकता है। हिंट मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि चीन जिस तरह से विस्तारवादी नीति करता है उससे दुनिया के कई देश खफा हैं। अब ये जो स्थायी सदस्य हैं यही तय करेंगे, बाकी देश मिलकर के तय करेंगे। और अभी तक आपको बता दूं 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, ये जो देश हैं मिलकर के तय करते हैं। और इसमें हमेशा जब ये बात तय होती है चीन अड़ंगा अटका देता है। तो अब जो है ये गैर 10 इसमें स्थायी सदस्य हैं, जिसमें एक भारत भी है। तो स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी है। अब इसमें चीन की बात अगर छोड़ दें तो बाकी देश इसमें भारत के फेवर में है। तो अब ये देखना होगा कि चीन जो हैंकड़ी दिखाता है, बार बार ऑब्जेक्शन करता है, क्या इस बार फिर से उसके अड़ंगे अटकाने के कारण भारत की स्थायी सदस्यता का दावा वो फिर से एक बार रह जाएगा। ये देखने की बात होगी। लेकिन मोदी जी ने अपने इंटरव्यू के माध्यम से ये तो बता ही दिया कि भारत की दावेदारी बनती है। भारत अब बदलता हुआ भारत है। अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर हैं। तेजी से बदलने वाली अर्थव्यवस्था है। 7.8 हमारी GDP है इस समय, और ये तेजी से जो चल रही है ये तब है जब बाकी देशों की किसी की 1.2, किसी की 0.02 या कुछ ऐसे करके है, मतलब कहीं बड़ा अंतर एक भारत की GDP में है। और उसका एक कारण है कि हमारे जो लीकेज थे ये मोदी जी ने बंद किए हैं। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जो फिजूल खर्ची, ये सबसे ज़्यादा जो बंद की है। इसके कारण आगे आने वाला जो समय है, जैसा मोदी जी ने कहा 2047 तक तो हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि मोदी जी ही PM के रूप में अगली बार भी चुने जाएं और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार 47 तक लगातार बनती रहे। अगर यहाँ कांग्रेस या किसी गठबंधन की सरकार बीच में आ गई तो ये जितना ऊपर को गया है ना, जैसा आप समझिए एक बाल्टी भर रहे हैं आप पानी की, और कोई नीचे उसमें छेद कर दे 5-6, तो वो जितना देर टैप से भरने में लगा है ना वो 1 मिनट में खाली हो जाएगा। कांग्रेस ने 2014 तक इस देश को इसी तरह से खाली किया है, लूटा है, और लूट लूट के बाकी नुकसान भी इसको पहुंचाया है। आतंकवाद यहाँ बढ़ा है और इस तरह की चीज़ें की हैं। अब मोदी जी ने जब आकर इसको रोका है और ये नारा दिया है कि जिन्होंने लूटा है लौटाना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास, तो इन विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है। क्योंकि जब लूटते हैं तब तो मज़ा आता है, बहुत पैसा दिखाई देता है अकाउंट में, घर में ऐशो आराम दिखाई देता है, लेकिन जब लौटाना पड़ता है ना तो दिक्कत सबको होती है। इन भ्रष्टाचारियों को भी दिक्कत हो रही है क्योंकि लौटाना पड़ रहा है, लेकिन लौटाना तो पड़ेगा। देशवासी अब जाग गए हैं और देश की जनता को ये जागना होगा कि जो ये देश को गरीब बनाए हुए थे। आपको याद होगा, मुझे तो याद है मेरा बचपन में इंदिरा गांधी के चुनाव जब होते थे कांग्रेस के, दीवारों पे नारा लिखा होता था, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ। ये नारे आम थे कांग्रेस के। और मैं बात कर रहा हूं 75-76 की, इंदिरा गांधी की, और तब से लेकर 2014 तक ये गरीबी हटाते रहे, कभी हटी नहीं, कोशिश ही नहीं की, केवल वो नारा था। मोदी जी आए तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लगभग 12 करोड़ लोगों को उससे ऊपर निकाल दिया।
क्योंकि उनको मकान दिए, उनको शौचालय दिए, उनको बीमा दिया, इलाज दिया, किसानों को मदद की और उनको फ्री में 3 साल से राशन दिया, तो उससे उनकी मजबूती हुई। ऐसे होता है काम। उनका जो हक बनता है, जो उनको केंद्र की मदद थी, डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाली गई, जनधन खातों के तहत लीकेज बंद की। यह है अंतर, और इसीलिए मैं कहता हूं फर्क साफ है। तो ये सरकार का रिपीट होना जरूरी है, ये टर्म एंड कंडीशन है। देश को ये समझना होगा कि मोदी जी इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं, और इन विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन बना, इसमें आप एक एक शकल देख लीजिए। ये केवल इसलिए है कि इस देश को लूट कर कैसे खाया जाए। फैसला आपका। वंदे मातरम।